गुड मॉर्निंग बच्चों, यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब बोलोगे चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं स्टार्ट किए? देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने का दो कारण है। फर्स्ट कारण, ये सेल चैप्टर बायोलॉजी का एक बेसिक चैप्टर है। हम लोग क्लास 11 से 12 तक में बायोलॉजी का जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे उन सभी चैप्टर में सेल का चर्चा होगा, इसलिए सेल को पहले पढ़ना जरूरी है। और इस चैप्टर से नीट एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग पहले वैसे चैप्टर को पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन, इसके बाद हम लोग बारी बारी से सभी चैप्टर को पढ़ते जाएंगे। 11 के स्टूडेंट को 12 का भी वीडियो देखना है और 12 के स्टूडेंट को 11 का भी वीडियो देखना है, ठीक है? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम लोग सेल को समझने का प्रयास करते हैं कि ये सेल होता क्या है। देखो, जब मैं अपने घर से निकलता हूं कोचिंग के लिए, तो घर से बाहर निकलता हूं, रास्ते में जाता हूं, मैं देखता हूं कि कोई छोटा घर मिला हमको, फिर कोई उससे बड़ा घर मिला, कोई और बड़ा घर मिला, और हम जब मार्केट जाते हैं तो कोई स्कूल देखते हैं, बड़ा सा स्कूल देखते हैं, किसी का 4 मंजिला बड़ा सा मकान देखते हैं, कोई हॉस्पिटल बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल देखते हैं। मतलब दुनिया में छोटे बड़े तरह तरह के घर हैं, मकान हैं। कुछ घर छोटे हैं, कुछ घर बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, है कि नहीं? लेकिन एक बात इन सभी घरों में कॉमन है, क्या? इन छोटे बड़े हर प्रकार के घरों को बनाने के लिए एक समान छोटे छोटे ईंटों का प्रयोग किया गया है। यानी कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे बनाने के लिए एक समान छोटे छोटे ईंटों का उपयोग किया गया है। मतलब घर की, चाहे बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, उन घर की जो रचनात्मक इकाई है वो तो एक समान है, वो ईंट है। घर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी साइज का घर हो, लेकिन उसे बनाने के लिए, छोटे घर को भी बड़े घर को भी बनाने के लिए एक समान यूनिट का यूज किया गया है, और वो है ईंट। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे जीव बड़े हों या फिर छोटे हों या बहुत छोटे हों, संसार में तरह तरह का जीव मौजूद है। पौधा है, जंतु है कि नहीं? प्लांट्स, एनिमल्स, छोटे बड़े हर प्रकार के जीव संसार में मौजूद हैं। लेकिन इन सभी जीव के शरीर को बनाने के लिए एक समान छोटी छोटी इकाइयों का यूज किया गया है, और हम उसी छोटी इकाई को कहते हैं सेल। यानी कि जिस तरह से घर बनता है छोटे छोटे इकाई से मिलकर के, उस इकाई को हम बोलते हैं ईंट। उसी तरह से किसी भी जीव का शरीर बना हुआ है छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के, और उसी छोटी यूनिट को हम बोलते हैं सेल। हमारे शरीर में छोटा छोटा बहुत सारा सेल्स है। और देखो, ईंट को तो हम देख सकते हैं, ईंट का साइज इतना बड़ा होता है कि हम उसे देख सकते हैं, लेकिन एक सेल जनरली इतना छोटा होता है जिसे हम नग्न आंख से नहीं देख सकते हैं। एक सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा। हम लोग चैप्टर में सेल का फिगर भी समझेंगे, ठीक है? तो हमारे शरीर में छोटा छोटा बहुत सारा सेल्स है, और अगर एक सेल को अगर हम यहां से निकाल दें तो वो इतना छोटा होगा जिसे हम लोग नग्न आंख से देख नहीं सकेंगे। सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी, ठीक है? तो हम अभी समझ गए कि संसार के सभी जीव का शरीर जिस छोटे यूनिट से मिलकर के बना हुआ है उसे हम बोलते हैं सेल। चाहे हमारा शरीर है, सेल से मिलकर बना है, तुम्हारा शरीर है, सेल से मिलकर के बना हुआ है, पेड़ पौधे का शरीर है, सेल से मिलकर के बना हुआ है, बहुत छोटा मोटा जीव है, उसका भी शरीर सेल से मिलकर के बना हुआ है। यहां तक कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो प्रोटोजोआ है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सभी सूक्ष्म जीव है। इन सबका शरीर भी सेल से ही बना हुआ है। अब ये जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसका शरीर केवल एक सेल का बना होता है, तो हम इसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एक कोशिकीय जीव। और जो भी बड़े जीव होते हैं उसके शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं, तो हम लोग कहलाते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, बहुकोशिकीय जीव। आ रहा है समझ में? अब देखो,
हम लोग समझ गए कि सभी जीव का शरीर सेल से मिलकर के बना होता है। अब देखो, जीव के शरीर में जो भी क्रियाएं संपन्न होती है, जो भी फंक्शन संपन्न होता है, उसमें सेल का ही योगदान होता है। मतलब हमारा जो लीवर काम कर रहा है तो लीवर में जो सेल है वही काम कर रहा है। हमारा किडनी जो काम कर रहा है तो किडनी में जो सेल्स है वो काम कर रहा है। हमारा हार्ट काम कर रहा है तो उसमें जो सेल्स है वही काम कर रहा है। यानी हमारे शरीर के सभी क्रियाओं को कौन संपन्न करता है? सेल संपन्न करता है। तो सेल हमारे शरीर में हर प्रकार के फंक्शन को भी संपन्न करता है। अगर हम अपने शरीर से एक सेल को बाहर निकालें, ठीक है, अगर हम अपने शरीर से एक सेल को बाहर निकालें तो वो सेल मर जाएगा, वो अकेला सरवाइव नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि हमारे सेल का इस तरह का नेचर है कि ये ग्रुप में रहेगा तो ही काम करेगा। लेकिन कि बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अकेला स्वतंत्र अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन की हर आवश्यकताओं की पूर्ति वो एक सेल अकेला ही कर लेता है। कौन है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्मजीव। एक सूक्ष्मजीव का शरीर केवल एक सेल का बना होता है और उसको जीवन में जो भी चीज चाहिए उसका एक सेल अकेले ही पूर्ति उसका कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। यानी कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इन सभी बातों को लिखना है, कॉपी में सभी बातों को लिख लेना, या तो इंग्लिश में लिख लेना है या हम हिंदी बोलते हैं हिंदी में भी लिख लेना है। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। यानी कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। आ रहा है समझ में? अब हम लोग सेल से संबंधित कुछ हिस्ट्री को समझते हैं कि सेल का खोज किस तरह से किया गया था। 1665 ईस्वी का बात है, उतना पुराना समय का बात है, ठीक है। 1665 ईस्वी का बात है। उस समय एक साइंटिस्ट थे, एक महान साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के पास अपना एक माइक्रोस्कोप था और एक अलग भी साइंटिस्ट थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उसके पास भी अपना एक माइक्रोस्कोप था। उस समय माइक्रोस्कोप मार्केट में नहीं मिलता था, खुद से ही बनाना पड़ता था। तो जो कोई खुद से बना लेता था माइक्रोस्कोप, वो माइक्रोस्कोप से कुछ देखने का प्रयास करता था। तो रॉबर्ट हुक ने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, तरह तरह की चीजों को वो देखने का प्रयास कर रहा था। ल्यूवेनहॉक ने भी अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखने का प्रयास किया। उस समय का सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप था ल्यूवेनहॉक के पास। ल्यूवेनहॉक के पास सबसे बेस्ट क्वालिटी का, उस समय का सबसे बेस्ट क्वालिटी का माइक्रोस्कोप था, और रॉबर्ट हुक के पास थोड़ा लो क्वालिटी का माइक्रोस्कोप था। तो रॉबर्ट हुक ने एक दिन क्या किया, कॉर्क के एक पतले सेक्शन को माइक्रोस्कोप में देखा। अब ये कॉर्क क्या होता है? देखो, कांच के बोतल के मुंह को ढकने वाला जो ढक्कन होता है ना, अभी ना ढक्कन होता है, पहले क्या होता था कि कांच का बोतल था, कांच का बोतल रहता था और उसके मुंह को ढकने के लिए लकड़ी के टुकड़े का यूज किया जाता था। मतलब लकड़ी का टुकड़ा जो है, पेड़ के तना का टुकड़ा जो है, उसके मुंह में बंद कर दिया जाता था, फिर वो पैक हो जाता था। लकड़ी का वही टुकड़ा कहलाता है कॉर्क। तो एक दिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कॉर्क लिया और कॉर्क को पतला चिप्स के रूप में काटा और उसे माइक्रोस्कोप में डाल करके देखा। तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि उसे जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। यानी कि ये फिगर देखो, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटा छोटा बहुत सारा घर दिखाई पड़ता है ना, छोटा छोटा स्मॉल रूम टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है ना, उसी तरह का स्ट्रक्चर उसको देखा कॉर्क यानी लकड़ी के टुकड़े, यानी कि कॉर्क के पतले सेक्शन को काट करके देखा और उसको नजर क्या आया, वो काफी जूम हो गया तो उसको नजर आया इस तरह से छोटा छोटा घर, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर उसको दिखाई पड़ा। और उस स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा सेला। सेला से बन गया सेल, ठीक है। सेल का डिस्कवरी इसी तरह से हुआ था।
सेल का डिस्कवरी इसी तरह से हुआ था। कैसे हुआ? रॉबर्ट हुक ने अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में जब कॉर्क के एक पतले सेक्शन को काट करके देखा तो उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा और उस छोटे छोटे स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल नाम दे दिया। ठीक है, हालांकि ये सेल डेड था। अब ये कॉर्क जो था, लकड़ी का टुकड़ा, उसका सेल तो डेड हो चुका था ना। जब लकड़ी का वो टुकड़ा किसी जीवित पौधा से जुड़ा रहेगा तो फिर वो जीवित रहेगा, लेकिन जब हम पौधा के किसी तना को काट देते हैं, अब बाहर निकाल देते हैं, वो सूख जाएगा, उसका सारा सेल डेड हो जाएगा। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल का डिस्कवरी किया, लेकिन यह सेल डेड सेल था। और वास्तव में रॉबर्ट हुक को क्या दिखाई पड़ रहा था? देखो, हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है। सेल के चारों ओर एक पतला झिल्ली होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक मोटा सा दीवार होता है, उसे सेल वॉल कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पतले सेक्शन को जब काट के देखा तो उसको प्लांट सेल ही नजर आ रहा था, लेकिन प्लांट सेल वो डेड प्लांट सेल था और प्लांट सेल के सबसे बाहर में जो सेल वॉल पाया जाता है उसको सेल वॉल ही नजर आ रहा था। सेल वॉल के अलावे उसको और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा क्वालिटी का माइक्रोस्कोप नहीं था। केवल सेल वॉल बाहर का बाउंड्री दिखाई पड़ रहा था, जैसे ये सब सेल है तो बाहर से ये सेल वॉल ही दिखाई पड़ रहा था। बीच का अंदर का कोई भी भाग, अब सेल के अंदर में बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सब रॉबर्ट हुक को दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो केवल सेल वॉल नजर आया। और इस तरह से सबसे पहले सेल का डिस्कवरी हुआ। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किया और इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामाइंड a piece of cork under microscope and found honeycomb like structure. He gave cell term to these structure. मतलब ये कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के एक पतले सेक्शन को माइक्रोस्कोप में देखा और उन्होंने देखा कि उसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा और उस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कहा? सेल कह दिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है। सेल इज ए लैटिन वर्ड। सेल एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, इट मीन्स होलो स्पेस और लिटिल रूम। मतलब सेल एक लैटिन वर्ड है और सेल का मीनिंग होता है होलो स्पेस यानी कि खाली जगह, या लिटिल रूम यानी कि छोटा घर। तो उसको छोटा छोटा घर या छोटा छोटा खाली स्थान टाइप का स्ट्रक्चर दिखा और इसलिए उसने उसका नाम रख दिया सेल। आ रहा है समझ में? अब देखो क्या है। ही एक्चुअली डिस्कवर्ड सेल वॉल। मतलब उसने, रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में क्या डिस्कवर्ड किया था? वो सेल वॉल था, मतलब सेल का सेल वॉल था। ठीक है, नॉट दी लिविंग सेल, मतलब वो लिविंग सेल नहीं था। रॉबर्ट हुक ने जो स्ट्रक्चर देखा वह प्लांट सेल का सेल वॉल ही उसको नजर आ रहा था और वो लिविंग सेल नहीं था। ठीक है, फिर देखो क्या है। रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड हिज ऑब्जर्वेशंस इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया इन 1665। मतलब उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने अपने इन परीक्षणों को एक बुक में लिखा। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया नाम के बुक को रॉबर्ट हुक ने लिखा और उसने जो भी घटना देखा कि उसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, उसने उसका नाम सेल रख दिया। इन सभी बातों को माइक्रोग्राफिया बुक में उन्होंने लिख दिया। ठीक है, फिर है ही वॉज एन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट। वो इंग्लैंड के रहने वाले बायोलॉजिस्ट थे। ही वॉज फर्स्ट टू यूज टर्म सेल। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल टर्म का यूज किया था। इतना समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ। ठीक, तो हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। अब समय बीता, 1665 से समय बीता, 1676 ईस्वी आया। ठीक है, 1676 ईस्वी आया। तो 1676 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने अचानक से क्या किया? वर्षा हो रही थी और वर्षा का पानी भूमि पर गिरा हुआ था, मिट्टी पर गिरा हुआ था। तो उन्होंने मिट्टी से वर्षा जल को उठाया और उस वर्षा जल को जब अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में देखा
तो उसे लिविंग सेल दिखाई पड़ा, कुछ उसको सेल दिखाई पड़ा जो कि मूव कर रहा था, वो हिल रहा था। रियल में वो बैक्टीरिया था। मतलब वर्षा के पानी को भूमि पर से उठाया, डायरेक्ट वर्षा के पानी बैक्टीरिया नहीं होता है। जब वर्षा का पानी भूमि पर गिर जाता है तो भूमि में अगर कोई बैक्टीरिया है तो वही बैक्टीरिया वर्षा के पानी में आ गया, उस पानी को ल्यूवेनहॉक ने उठाया और उसे माइक्रोस्कोप से देखा तो उस वाटर में ल्यूवेनहॉक को बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर मूव करते हुए दिखा। मतलब वो जीवित सेल था और वो रियल में बैक्टीरिया था, मतलब उसको बैक्टीरिया दिखा। तो बैक्टीरिया का सबसे पहले खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। कैसे किया? वर्षा के पानी को भूमि से उठाया, माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें उसको बैक्टीरिया नजर आया और उस बैक्टीरिया का उस समय उन्होंने नाम दिया था वाइल्ड एनिमलक्यूल्स। उसका नाम दिया था क्या? वाइल्ड एनिमलक्यूल्स। मतलब ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया का तो खोज किया लेकिन बैक्टीरिया नाम उसने नहीं दिया था। उसने उस बैक्टीरिया का क्या नाम दिया? वाइल्ड एनिमलक्यूल्स। और यही वाइल्ड एनिमलक्यूल्स आगे चल करके बैक्टीरिया कहलाया। ठीक है, तो जीवित कोशिका, लिविंग सेल, वही लिविंग सेल था। लिविंग सेल की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही सबसे पहली बार जीवित कोशिका की खोज की थी, लिविंग सेल की खोज की थी। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन 1676 फर्स्ट टाइम नोटिस्ड ए फ्री लिविंग सेल। मतलब एक स्वतंत्र जीवित कोशिका को देखा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 ईस्वी में पहली बार जीवित कोशिका को, स्वतंत्र जीवित कोशिका को देखा। कैसे देखा? तो दिस लिविंग सेल वाज बैक्टीरिया डिस्कवर्ड फ्रॉम द रेन वाटर ऑफ सॉइल। ही नेम्ड इट वाइल्ड एनिमलक्यूल्स। मतलब ये कि उस लिविंग सेल का नाम क्या था? बैक्टीरिया। मतलब वो लिविंग सेल क्या था? बैक्टीरिया था। और उसका डिस्कवर्ड कैसे किया गया? तो उन्होंने रेन वाटर को सॉइल पर से उठाया, वर्षा के पानी को भूमि पर से उठाया और उसको जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उसे कुछ सेल्स दिखाई पड़ा और उन्होंने उसका नाम वाइल्ड एनिमलक्यूल्स रखा और बाद में वही कहलाया बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो क्या है, दिस वाज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। मतलब ये लिविंग सेल की प्रथम डिस्कवरी हुई। मतलब जीवित कोशिका को सबसे पहली बार खोजा गया 1676 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ठीक है, ही आल्सो डिस्कवर्ड स्पर्म, आरबीसी एंड प्रोटोजोआ। मतलब ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया का तो खोज किया, पहली बार जीवित कोशिका का तो खोज किया, लेकिन ल्यूवेनहॉक ने कुछ और भी जीवित कोशिकाओं को देखा। कौन कौन सा? तो स्पर्म जो मेल गेमिट होता है, आरबीसी ब्लड में पाया जाता है, प्रोटोजोआ ये सूक्ष्मजीव होता है जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सभी सूक्ष्मजीव हो गया। इन सभी सूक्ष्मजीव यानी कि इन सभी सिंगल सेल को भी उन्होंने देखा। तो हम कहते हैं कि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया, लिविंग सेल की डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने किया। ठीक है, आगे देखो क्या है, ही रोट द बुक द सीक्रेट ऑफ नेचर। यानी कि ल्यूवेनहॉक ने फिर एक बुक भी लिखा जिस बुक का नाम था द सीक्रेट ऑफ नेचर। ये सब समझ में आया? हमको किसी स्टूडेंट ने कहा कि स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दिया कीजिए, तो जरूर देंगे मौका। अभी हम हट जाते हैं और तुम लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको नोट कर लेना। ले लिए स्क्रीनशॉट? अब मैं नेक्स्ट पेज के साथ आ जाऊं। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि साइटोलॉजी क्या है। ठीक है, साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। सेल के स्टडी को, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को ही हम साइटोलॉजी कहते हैं। मतलब अगर हम सेल का स्टडी करते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो यही कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, फिर है सेल बायोलॉजी। देखो साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी अलग अलग है। साइटोलॉजी में केवल सेल का हम स्टडी करेंगे, सेल में क्या कहाँ कुछ रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ किस तरह से काम करता है, हाँ, फिर उसमें प्रोटोप्लाज्म किस तरह का होता है, फिर जो है राइबोसोम किस तरह का होता है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। और सेल बायोलॉजी देखो क्या है, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल विथ मॉलिक्यूलर एंड मेटाबॉलिक
एस्पेक्ट इज नोन एज सेल बायोलॉजी। मतलब ये हुआ कि जब हम सेल का स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर और मेटाबॉलिक स्तर पर, मॉलिक्यूलर और मेटाबॉलिक स्तर का क्या मतलब हुआ, समझो इसको ध्यान से। सेल है, सेल के अंदर एक जीवित लिक्विड रहता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर एक लिविंग लिक्विड रहता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और वो जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें लगभग 70% के आसपास वाटर प्रेजेंट रहता है, उसमें बहुत सारा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, उसमें कई प्रकार का केमिकल्स प्रेजेंट रहता है, उसमें डीएनए होता है, उसमें आरएनए होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर कई प्रकार का केमिकल्स प्रेजेंट रहता है, कई प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हम सेल के अंदर के केमिकल्स को समझने का प्रयास करते हैं, अभी साइंस बहुत ज्यादा विकसित हो गया है, तो हम लोग सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को तो समझ गए, लेकिन सेल के अंदर अब केमिकल्स का स्टडी किया जा रहा है कि सेल में कौन कौन सा केमिकल्स किस तरह से अरेंज्ड हुआ है और इस वजह से उसमें जीवन आ गया है। ठीक है, तो जब सेल का स्टडी हम मॉलिक्यूलर लेवल पर करते हैं या फिर सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म। तो सेल के अंदर कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यानी कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी संपन्न हो रही है, हम उसका स्टडी करें। यानी कि सेल का स्टडी तो करेंगे लेकिन कि मॉलिक्यूलर लेवल पर और मेटाबॉलिक लेवल पर करना है कि कौन कौन सा उसमें केमिकल प्रेजेंट है, उसमें किस तरह का रिएक्शन होता है। इन चीजों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसी को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, अब यहां कुछ और टर्म है। टर्म साइटोलॉजी किसने दिया था, तो हर्टविग ने दिया था। टर्म साइटोलॉजी किसने दिया, हर्टविग ने दिया था। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको कहते हैं, स्वानसन को कहते हैं। स्वानसन रोट दी बुक, स्वानसन ने एक बुक लिखा था दी सेल। ठीक है, इंडियन साइटोलॉजिस्ट कौन है, तो AK शर्मा। ये सभी ध्यान में रखना है, इन सभी को कॉपी में लिख लेना है। आज का लेक्चर छोटा ही रहेगा। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। अभी हम इसके आगे भी नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तुम सब शुरू से देखते रहना, सभी वीडियो आते रहेगा। हालांकि 11 का वीडियो थोड़ा सा कम आएगा, 12 का वीडियो ज्यादा आएगा। तो 11 के स्टूडेंट को 12 का भी वीडियो देखना है और 12 के स्टूडेंट को 11 का भी वीडियो देखना है। तो मिस नहीं करना है, सारे वीडियो को देखना है। हम लोग आज समझ गए कि सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी, साइटोलॉजी क्या होता है, सेल बायोलॉजी क्या होता है, ये सब आज हम लोग समझ गए। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।